नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा हूँ और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम वीडियो में आपसे बातचीत करें, संवाद करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि कृपया आप इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको और नई नई मुद्दों पर, नई नई चीज़ों पर आपसे अपने वीडियो शेयर करते रहेंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब आपका समर्थन और सहयोग हमें मिलेगा। तो साथियों, मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होगा 9 सितंबर को, उसकी एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीधी टक्कर है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी लेड जो गठबंधन है उसके सीपी राधाकृष्णन, जो 2 बार कोयम्बटूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और विपक्ष ने एक तुरुप चल दिया उनकी कार्ड के लिए, क्योंकि जब बीजेपी ने द्रविड़ राजनीति का कार्ड खेल दिया। द्रविड़ राजनीति में तमिलनाडु में अपने पैर जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश कर रही है, कई सालों से कर रही है, लेकिन उसको बड़ी आशातीत सफलता जिसको कहते हैं वो मिल नहीं पाई। तो अब जो है तमिलनाडु में फिर एक जो खेमा था जयललिता का, वो भी भाजपा का सपोर्टर था, लेकिन वो भी टूट फूट करके बिखर गया। अब लगता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जयललिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको किसी ना किसी तरह से वो कैप्चर करे, और इसलिए उन्होंने सीपी राधाकृष्णन साहब को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। सीपी राधाकृष्णन साहब बहुत संजीदा व्यक्ति है, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, उससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे, लेकिन आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं। तमिलनाडु में वो आरएसएस के बैकग्राउंड होते हुए भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके बाद वो चूंकि मोदी और अमित शाह की जो लॉबी है उससे उनका बहुत अच्छा संबंध है, और उसकी वजह से उनको ये अवार्ड, ये पुरस्कार मिला है कि वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वो क्या होगा, वो 9 तारीख को परिणाम आएगा। लेकिन जो जस्टिस सुदर्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है 2 राज्यों के लिए, ये अस्मिता, द्रविड़ अस्मिता, तमिलनाडु की अस्मिता और आंध्र प्रदेश की अस्मिता का मुद्दा बन गया है। और आंध्र प्रदेश की अस्मिता का मुद्दा बनाने में इंडिया अलायंस ने जो नहले पे दहला मारा है, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी मोदी सरकार की को पूरा बैसाखी पर टिकाए हुए है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस दिन बैसाखी हटाएंगे मोदी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी दशा में इंडिया अलायंस ने बड़े तरीके से गेम खेला। उन्होंने कहा कि देखिए, आंध्र प्रदेश में इसमें अगर इसको हम अस्मिता का सवाल बनाए आंध्र प्रदेश में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बना करके, तो एक इससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा अक्रॉस आंध्र प्रदेश, तो जाएगा, तेलंगाना भी जाएगा, क्योंकि वो तेलंगाना जहां रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, तो वो तो तेलंगाना में है। तो लेकिन वो तो जो सक्रिय रहे हैं एज ए एडवोकेट, और जो उनकी जो न्यायिक प्रैक्टिस रही है उनकी, वो तो पूरे संयुक्त आंध्र प्रदेश में रही है। तो एक किस्म से वो तेलुगु प्राइड का भी एक मुद्दा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बन गया है। और देखिए, जो तेलुगु अस्मिता है या तेलुगु सेंटिमेंट है, वो तेलुगु सेंटिमेंट इस समय, ऐसा मैं मानता हूं कि वो इस समय पिछले कुछ समय से, खास तौर पर वेंकैया नायडू साहब जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, टॉप नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी के, लिखे पढ़े, आर्टिकुलेट, प्रवक्ता भी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, पार्टी उपाध्यक्ष रहे, कई पदों पर रहे। उसके बाद वो उपराष्ट्रपति बने, केंद्र में मंत्री भी रहे। लेकिन उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऐसी चर्चाएं थी कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि वो काबिलियत रखते थे। लेकिन मोदी और अमित शाह, जिसको गुजरात तो भी कहते हैं, वो वेंकैया नायडू अपने मिजाज के व्यक्ति थे, वो किसी के दबाव में काम करने के आदी नहीं थे। उनके विपक्षी पार्टियों से भी अच्छे संबंध थे, चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी बिरादरी के हैं, तो उनसे भी बड़े अच्छे संबंध थे। तो ऐसी दशा में ऐसा लगता है कि ये भी एक सेंटिमेंट बना हुआ है। और सबसे जो मुद्दा है, जो अहम बात है जिस पर मैं इस वीडियो में आ रहा हूं, वो ये है
कि ये मुद्दा आंध्र प्रदेश और तेलुगु लोगों के लिए अगर अस्मिता का प्रश्न बन गया, अभी 20 दिन पूरे पूरे 19 दिन है चुनाव होने के, तो 19 दिन में बहुत पानी कावेरी से और गंगा से गुजर सकता है। क्या हृदय परिवर्तन होगा? क्या चेंज ऑफ माइंड होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो बीआरएस के हों, चाहे वो टीडीपी के हों, चाहे वो भाजपा के हों, क्या उनका हृदय परिवर्तन होगा कि वो कैसे 15 दिन बाद 17 दिन बाद अपना मन बदलेंगे कि नहीं साहब, हम तो अंतरात्मा की आवाज पे वोट देंगे और हम तो तेलुगु प्राइड को वोट करेंगे और हम अपना राज्य का जो संयुक्त आंध्र प्रदेश है उसका एक बड़ा नुमाइंदा, लिखा पढ़ा नुमाइंदा, जो ज्यूरिस्ट, बड़े सीनियर ज्यूरिस्ट हैं, बड़े लिखे पढ़े हैं, बड़े लर्नड हैं और बड़ा रिस्पेक्ट है उनकी, अपनी जो फेडरलिटी है, बिरादरी है, आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, वो नॉर्थ पूर्वोत्तर में भी चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट के रहे हैं। तो एक किस्म से ये जो सारे मुद्दे हैं, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसकी पहले बहुत कम चर्चाएं होती थी, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो जिसमें बहुमत जिस पार्टी का होता है उसका बन जाता है आराम से। और मुझे लग रहा है कि 2022 में जब चुनाव हुआ था, जिसमें जगदीप धनखड़ साहब चुनाव जीते थे, 70% से ऊपर वोट से वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन तब से लेकर के पिछले 3 साल का हम समीकरण देखते हैं तो तब से लेकर के अब तक बहुत अंतर आ चुका है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो समीकरण है, उनका जो शक्ति है, वो संसद के दोनों सदनों में पहले की अपेक्षा बढ़ी है। इसलिए ऐसा लगता है कि 120 की जो संख्या का अंतर है, वो अगर उसमें 20-21 ऐसे भी लोग हैं जो अनडिसाइडेड हैं, जिन्होंने तय नहीं किया है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को भी बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी कुछ भी फैसला करती है। अपोजिशन पार्टी जो इंडिया अलायंस के लोग भी उनके संपर्क में हैं, वो भी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी बहुत सारी शिकायतें, क्योंकि उनकी परेशानी क्या है कि जगनमोहन रेड्डी की वो कई तरह की ईडी, सीबीआई तमाम तरह के मुकदमों में फंसे हुए हैं। उसी तरह के मुकदमों में चंद्रबाबू नायडू भी फंसे हुए थे, क्योंकि जब जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था चंद्रबाबू नायडू को जेल में डालने के मुद्दे पर। तो मुझे लग रहा है साथियों, मित्रों, राजनीति में हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। हो सकता है कि 9 सितंबर आते आते कोई चमत्कार दिखाई पड़े और ये जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इस चुनाव के बहाने मोदी सरकार जो अल्पमत में है, और ऐसे मौके पर जबकि राहुल गांधी की प्रचंड पदयात्रा बिहार में चल रही है, उसका एक बड़ा असर देश की राजनीति में हो रहा है, संसद के भीतर हो रहा है, संसद के बाहर हो रहा है। आने वाले जो दिन है बहुत रोचक है, बड़े कौतूहल भरे हुए हैं। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें मुझे लग रहा है कि दिनों दिन नई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। जो भी चीजें सामने आएंगी, जो भी समीकरण सामने आएंगे, हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद।